हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसपी लर्निंग पॉइंट। बच्चों, आज की इस वीडियो से मैं हिंदी व्याकरण शुरू करने जा रही हूँ, जिसमें आज सबसे पहले वर्ण या वर्ण विचार यानी टॉपिक वन करवाया जाएगा तथा इसके साथ साथ स्वर व उसके वर्गीकरण को भी इस वीडियो में समझाया जाएगा। बच्चों, किसी भी भाषा की जब तक ग्रामर का नॉलेज ठीक नहीं होता तब तक उस पर्टिकुलर भाषा में हम पारंगत नहीं हो सकते। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए कि किसी भी भाषा को अच्छी तरह से जानने के लिए, समझने के लिए उसकी व्याकरण को जानना अत्यंत ज़रूरी होता है। और क्योंकि हिंदी भाषा हमारी मातृभाषा है, तो हमारा ये फ़र्ज़ है कि हम हिंदी की जो ग्रामर है उसका हमें अच्छा नॉलेज होना चाहिए। और ये जो टॉपिक है ये एक हिंदी की ग्रामर का एक बेस इसको माना जा सकता है। और क्योंकि बच्चों, जब तक नींव कमज़ोर होगी, जब तक बेस कमज़ोर होगा, तब तक भवन उस पर जो बनने वाला है वो सशक्त या मजबूत नहीं हो सकता। इस जो टॉपिक है, ये आज की वीडियो है, इसको मैंने एक बेस की तरह से अच्छी तरह आपको डिटेल में समझाने की कोशिश की है, सीमित साधनों में, और अच्छे से अच्छा नॉलेज मैंने इसके ज़रिए देने की कोशिश की है। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको डिटेल में हिंदी ग्रामर देखने को मिल सके, समझने को मिल सके। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि अच्छी से अच्छी तरह मैं पूरी ग्रामर को अपने चैनल पर समझाऊँ। तो शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है वर्ण विचार। तो सबसे पहले देख लेते हैं वर्ण की परिभाषा। तो जो वर्ण होता है बच्चों, वो किसी भी भाषा, ये जो हिंदी भाषा है इसकी छोटी से छोटी इकाई वर्ण, यानी वर्ण का अर्थ होता है ध्वनि, यानी भाषा की वह छोटी से छोटी इकाई जिसके और टुकड़े ना किए जा सके क्या कहलाती है? वर्ण कहलाती है। जैसे राम शब्द को ले लेते हैं, तो इसमें कितने वर्ण है? र प्लस आ प्लस मा प्लस अ, अर्थात इसमें 4 वर्ण हैं। तो वर्ण अर्थात ध्वनि, और ध्वनि यानी भाषा की सबसे छोटी इकाई। आगे देख लेते हैं वर्णमाला किसे कहते हैं। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों का जो व्यवस्थित समूह होता है, सुव्यवस्थित तरीके से जब वर्णों को लिखा जाता है तो उसको क्या बोलते हैं? वर्णमाला कहते हैं। आगे है मानक हिंदी वर्णमाला। अगर मानक हिंदी वर्णमाला की बात की जाए तो उसमें वर्णों की संख्या कितनी है? तो उसमें उच्चारण के आधार पर बच्चों 44 वर्ण बताए गए हैं, जिनमें 11 स्वर और 33 व्यंजनों को लिया जाता है, अगर उच्चारण के आधार पर बात की जाए। और अगर लेखन के आधार पर पूछा जाए तो 52 वर्ण होते हैं। क्योंकि बच्चों ये एक ऐसा टॉपिक है जो ना केवल स्टडी टाइम में बल्कि हर एक क्लास के लिए ज़रूरी है, बल्कि उसके बाद जब हम गवर्नमेंट एग्ज़ाम या किसी और सर्विस के लिए, किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हैं, तो ये जो ग्रामर है पूरी लाइफ काम आती है। इसलिए अगर इसको बेस की तरह अच्छी तरह समझ लिया जाए तो फिर आगे परेशानी नहीं होती। तो ये जो क्वेश्चन है बार बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम से पूछा जाता है कि वर्णों की संख्या कितनी होती है। तो अगर उच्चारण के आधार पर पूछा जाए तो 44 वर्ण होते हैं, जिनमें 11 स्वर 33 व्यंजन होते हैं। और अगर लेखन के आधार पर पूछा जाए तो 52 वर्ण इसमें होते हैं। अब आगे देखते हैं स्वर। स्वर क्या होते हैं? स्वर क्या होते हैं इसको भी मैं बताऊंगी, लेकिन व्यंजनों के बारे में डिटेल में मैं अगली वीडियो में बताऊंगी। इसमें केवल मैं काउंट करने के आधार पर बता रही हूँ। तो स्वर देखते हैं। आ से लेकर और औ तक 11 स्वर होते हैं। कई कई किताबें बच्चों बताती हैं कि री को इसमें काउंट नहीं किया जाता और स्वरों की संख्या 10 बताती है, लेकिन अधिकतर जो किताबें हैं वो 11 ही बताती हैं, क्योंकि 11 ही माना गया है स्वरों को, जिसमें री शामिल किया जाता है। तो स्वरों की संख्या कितनी हुई? 11। इसके बाद देख लेते हैं व्यंजन। अब व्यंजन को देखते हैं बच्चों। ये क ख ग घ ड़, ये जो पहला अक्षर है इसके आधार पर इनका वर्ग बनाया जाता है। तो इस तरीके से 5 वर्ग हैं: क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। और इन 5 जो वर्ग हैं म तक, क से लेकर म तक, क से म तक अगर हम देखें तो इनकी संख्या कितनी होती है? 25 होती है। और इनको क्या बोला जाता है? स्पर्श व्यंजन बोला जाता है। इनको क्या बोला जाता है? स्पर्श व्यंजन बोला जाता है।
आगे देख लेते हैं अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन क्या होते हैं? ये तो व्यंजनों के बारे में जब डिटेल में बनाई जाएगी वीडियोस में बताया जाएगा, लेकिन अंतस्थ व्यंजन होते कितने हैं वो काउंट मैंने कहा था, काउंट के आधार पर यहाँ और बताऊंगी। तो अंतस्थ व्यंजन जो है 4 होते हैं। कौन कौन से? या, रा, ला और व। कितने होते हैं? 4 होते हैं। उसके बाद ले लेते हैं उसमें व्यंजन। उसमें व्यंजन कितने होते हैं? शा, शा, शा और हा, ये भी 4 होते हैं। संयुक्त व्यंजन उसके बाद आते हैं। संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। अक्षा, त्रा, अज्ञा और सरा, ये भी 4 होते हैं। उसके बाद आते हैं उपसिप्त या द्विगुण, और इनको ताड़न जात भी इन्हीं को कहा जाता है बच्चों, क्योंकि ये क्वेश्चन अक्सर पेपर में किसी भी टेस्ट में पूछा जा सकता है। ये तो 2 वर्ण दे दिए जाएंगे और पूछा जाएगा बताइए कौन से हैं, और ताड़न जात भी इनको कई बार ऑप्शन में दे दिया जाता है, तो इन्हीं को ताड़न जात भी कहा जाता है। तो इनकी संख्या कितनी है? 2 है। इसके बाद आता है अयोगवा। अयोगवा क्योंकि ना स्वरों में आते हैं ना ही व्यंजनों में आते हैं, तो इनको किसका नाम दिया गया? अयोगवा का। कौन से अंग और आ, और इनकी संख्या कितनी है? 2। तो इनको अगर सभी को हम टोटल करेंगे 11 स्वर 25 ये व्यंजन और ये जितने भी लिखे गए हैं, तो इनकी टोटल संख्या कितनी होगी बच्चों? 52 होगी। तो अगर ये क्वेश्चन आता है कि हिंदी वर्णमाला में लेखन के आधार पर कितने वर्ण होते हैं, तो कितने होते हैं? 52 वर्ण होते हैं। और उच्चारण के आधार पर कितने होते हैं? 44 वर्ण होते हैं। आइए आगे देख लेते हैं कि स्वर क्या होते हैं। स्वर और उनका वर्गीकरण। स्वर देख लेते हैं। स्वर स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण स्वर कहलाते हैं। इनकी संख्या कितनी है? 11। यानी स्वतंत्र रूप से जो वर्ण बोले जाते हैं उनको क्या कहा जाता है? स्वर कहा जाता है। उनकी संख्या कितनी होती है? 11 होती है। आ से लेकर औ तक, यह मैंने पीछे अभी बताया था। कितनी होती है? 11। और इनमें 11 कैसे होती है? तो री को इनमें काउंट किया जाता है, इसलिए इसकी संख्या कितनी होती है? 11। तो स्वरों का वर्गीकरण देख लेते हैं। स्वरों का वर्गीकरण निम्न प्रकार से किया जाता है। सबसे पहले देखते हैं मात्रा या उच्चारण के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। तो मात्रा या उच्चारण के आधार पर स्वरों का अगर वर्गीकरण किया जाए तो कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर, दूसरा और तीसरा प्लुत स्वर। तो हर्ष स्वर क्या होता है? जिनके उच्चारण में एक मात्रा का समय लगे उससे उनको क्या बोलते हैं? हर्ष स्वर कहते हैं। और वो कितने हैं? 4 हैं। छोटा आ, छोटी ई और छोटा ऊ और री, ये कितने, ये कौन से होते हैं? हर्ष स्वर होते हैं। इसके बाद है दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर किन्हें कहा जाता है? जिनके उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगे, जैसे आ, ई, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ और औ। ये कितने होते हैं? 7। यानी जिनके उच्चारण में 1 मात्रा का समय लगे वो हर्ष स्वर, जिनके उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगे वो दीर्घ स्वर। इनकी संख्या कितनी होती है? 7 होती है। इनकी संख्या कितनी होती है? 4 होती है। इसके बाद है प्लुत स्वर। जिनके उच्चारण में 3 मात्रा का समय लगे उन्हें प्लुत स्वर कहते हैं। जैसे ओम, जैसे हो गया राम, यानी इनका उच्चारण करते हुए हमें ज़्यादा समय लगता है, 3 मात्रा का समय लगे तो उनको क्या बोलते हैं? प्लुत स्वर बोलते हैं। आगे है जीव के प्रयोग के आधार पर। तो जीव के प्रयोग के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण भी 3 आधार पर किया जा सकता है, जैसे अगर स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। अगर स्वर कौन से होते हैं? जिनके उच्चारण में जीभ का अग्र भाग काम करता है, यानी जिनका उच्चारण करते हुए जीभ का अगला हिस्सा, आगे वाला जो भाग है वो काम करता है, उनको क्या बोलते हैं? अग्र स्वर बोलते हैं। कितने होते हैं? 4 होते हैं। छोटी ई, बड़ी ई, ए और ऐ। उसके बाद है मध्य स्वर। जिनके उच्चारण में जीभ का मध्य भाग क्रियाशील होता है, उसको क्या बोलते हैं? उनको मध्य स्वर बोलते हैं। यानी बीच का हिस्सा, मध्य वाला जो हिस्सा है वो क्रियाशील होता है जिनका उच्चारण करते समय। तो ऐसा स्वर एक ही है, वो कौन सा है? आ। इसके बाद है पश्च स्वर। जिनके उच्चारण में जीभ का पिछला भाग यानी पश्च भाग काम करता है, उनको क्या बोलते हैं? पश्च स्वर कहते हैं। और ये कितने, कौन कौन से हैं? आ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ और औ। ये किस में आएंगे? पश्च स्वरों की श्रेणी में आएंगे। इसके बाद है बच्चों मुख्य विवर खुलने के आधार पर स्वरों के कितने भेद होते हैं? तो मुख्य विवर खुलने के आधार पर स्वर के 4 भेद होते हैं। सबसे पहला है विवृत, यानी खुला हुआ, ओपन। विवृत होता है जिन स्वरों के उच्चारण में मुख्य द्वार पूरा खुलता है, यानी जिन स्वरों का उच्चारण करते हैं हमारा जो मुख्य द्वार पूरा खुल जाता है
उनको विवृत बोलते हैं। और ऐसा कौन सा स्वर है? आ, जिसका उच्चारण करते हैं हमारा जो मुख विवर पूरा खुल जाता है। दूसरा है अर्धविवृत, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार आधा खुलता है, जिनका स्वरों का उच्चारण करते हुए मुख द्वार हमारा आधा खुलता है, वो क्या होते हैं? अर्धविवृत होते हैं। जैसे अ, ऐ और औ, ये 3 होते हैं। इसके बाद है अर्ध संवर्त, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार आधा बंद रहता है, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार जो है आधा बंद रहता है, उनको क्या बोलते हैं? अर्ध संवर्त बोलते हैं। और वो कौन से हैं? ए और ओ। इसके बाद है संवर्त। संवर्त कौन से होते हैं? जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार लगभग बंद रहता है, उनको क्या बोलते हैं? संवर्त बोलते हैं। जिनको क्लोज कह सकते हैं, यानी जिनके उच्चारण में मुख द्वार लगभग बंद ही रहता है, तो वो कौन कौन से स्वर है? छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ओ और बड़ा ओ। नेक्स्ट है ओठों की स्थिति के आधार पर, यानी और जब उच्चारण करते हैं ओठों की क्या स्थिति होती है, उसके आधार पर जो है कितने बताए गए हैं स्वर। तो 2 प्रकार के बताए गए हैं, अवर्तमुखी और वर्तमुखी। अवर्तमुखी का मतलब है कि जिनका उच्चारण करते हमारा जो मुख है वो गोलाई, हमारे जो होठ है वो गोलाई नहीं लिए होते। तो कौन कौन से स्वर है वो? ए, आ, छोटी ई, बड़ी ई, ए और ऐ, यानी टोटल 6 हैं। और वर्तमुखी कौन से हैं? जिनका उच्चारण करते हुए ओठों में गोलाई आ जाती है, वो है ऊ, बड़ा ऊ, ओ और औ, यानी ऐसे 4 स्वर हैं। उसके बाद नेक्स्ट है बच्चों, हवा के नाक व मुंह से निकलने के आधार पर, हवा का जो नाक और मुंह से निकलने का जरिया होता है, उसके आधार पर शब्दों का वर्गीकरण कैसे किया जाता है? 2 आधार पर किया जाता है, निरनुनासिक और अनुनासिक। जो निरनुनासिक हैं बच्चों, उनको मौखिक स्वर भी कहा जाता है। तो 2 आधार पर किया जाता है, निरनुनासिक और अनुनासिक। तो निरनुनासिक को क्या कहा जाता है? मौखिक स्वर भी कहा जाता है, यानी जिनका जो उच्चारण है वो बिना नाक के हो सकता है। वो कौन कौन से? ए, आ और ई, यानी निरनुनासिक, जिनका नाक और मुंह से निकलने वाली हवा के आधार पर उच्चारण नहीं होता। निरनुनासिक ये बताए गए हैं, ऊपर मौखिक स्वर भी कहा जाता है इनको। और दूसरे हैं अनुनासिक, यानी जिनके उच्चारण में नाक और मुंह से हवा निकलती है, वो कौन से हैं? ए, यानी चंद्र बिंदु वाले जो स्वर हैं वो क्या कहलाते हैं? अनुनासिक स्वर कहलाते हैं। नेक्स्ट और लास्ट है बच्चों घोषतव के आधार पर। घोषतव के आधार पर अगर बात की जाए, घोष का अर्थ होता है स्वर तंत्रियों में श्वास का कंपन, कि जब स्वर तंत्री में जब कंपन होता है तो श घोष ध्वनियाँ उत्पन्न होती हैं, और सभी स्वर जो है किस में आते हैं? श घोष में आते हैं। तो ये थी बच्चों आज की वीडियो, जिसमें मैंने आपको बताया वर्ण विचार और स्वरों का वर्गीकरण किस आधार पर किया जाता है। तो आशा है आपको ये जो वीडियो है आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए मेरे चैनल को, क्योंकि ऐसी वीडियो मैं लेकर आती रहती हूँ। और उसके साथ साथ पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री और NCERT की और दूसरे सिलेबस की मैं वीडियो लेकर आती रहती हूँ। लेकिन ये जो हिंदी ग्रामर मैंने शुरू किया, इसको मैं कंप्लीट ज़रूर करवाऊँगी, और पूरे के पूरे चैप्टर अच्छी तरह से मैं इसमें सीमित साधनों में अच्छी तरह से पढ़ाने की कोशिश करूँगी। तो बच्चे मुझे मोटिवेट करने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।